हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 19th ऑफ अक्टूबर 2020। तो गाइस आज है तारीख 19 अक्टूबर 2020 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये पूरा का पूरा कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा। नहीं मिलता है चैनल कोई बात नहीं, इस चैनल का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को क्लिक करो, जाकर ये ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको डेली जो द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ जो भी हमारे करंट अफेयर्स आते हैं उनका एक स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। उनका बैकग्राउंड एनालिसिस, उनको कैसे हम लोग आंसर राइटिंग में फ्रेम करके लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ओके, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको, क्योंकि हम डेली जो है द हिंदू न्यूज़पेपर को अपलोड करते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और आते हैं पेज नंबर 1 के ऊपर। सबसे पहला आर्टिकल आता है हमारा कोविड-19 से रिलेटेड। अभी हम पास्ट में देखें तो कोविड है हमारा, अभी सितंबर के बीच में बात जो हो रही थी, हमने आर्टिकल कवर भी किया था इसके बारे में। जो सितंबर के बीच में 15 सितंबर के आसपास जो कोविड केसेस है वो बहुत तेजी से निकल रहे थे। कोविड केसेस में राइज देखने को मिला था, बहुत तेजी से निकल रहे थे, लेकिन उसके बाद डिक्लाइन देखने को मिला। अचानक से जो है वो केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, केसेस जो है वो कम आ रहे हैं। लेकिन अब ये बात एक्चुअली में ये करी जा रही है कि अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, लगातार हमारे फेस्टिवल्स आएंगे। तो इन फेस्टिवल्स में कहीं ये केसेस स्पाइक ना हो जाएं। ये फेस्टिवल में अगर ये केसेस जो हैं बढ़ते जाते हैं तो फिर सिचुएशन वैसी ही हो जाएगी जैसे हमारी पास्ट में थी। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये बात हो रही है। आर्टिकल खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पेज फ्रंट पेज पे है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आज का है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में एक एडिटोरियल दे रखा है पूरा का पूरा। तो उस एडिटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे इसे, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें देख लेते हैं। चलो उस एडिटोरियल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, जब यहाँ पर पेज नंबर 6 पे ये पूरा का पूरा आर्टिकल एक बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल दिया है ना। वहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन दोनों को कंबाइन करके डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिखेगा। अब यहाँ पर ये हमारी एक स्पीशीज़ के बारे में बात करी जा रही है, तो इस आर्टिकल को पहले बड़ा कर लेते हैं। नाउ अब डिस्कस करते हैं। देखो, सेलिब्रेटिंग स्किंक जो हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने 62 स्पीशीज देखी हैं इंडिया के अंदर। उसने पूरी लिस्ट बना रखी है 62 स्पीशीज इंडिया के अंदर। किसकी स्पीशीज, कौन से जानवर की स्पीशीज, कौन से कोई रेप्टाइल है, कोई जानवर है, जो भी है उसकी स्पीशीज बना रखी है, उसकी पूरी लिस्ट बना रखी है। और वो 62 स्पीशीज हैं उसकी इंडिया में। तो वो क्या है, स्किंक। स्किंक यानी ये, ठीक है, जिसे आप लोग लगभग कह सकते हो सांप की मौसी वगैरह यहाँ पे कहते हैं ना। जैसे आप इससे थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो, है ना। तो यह है, ज़्यादा ये जहरीला नहीं होता है, इसके बारे में बताया गया है ना। तो अभी हम लोग देखें तो ये हार्मलेस है, कोई जहरीले वगैरह नहीं होते हैं। जहरीले लिजार्ड आप कह सकते हो। ये जो है कंट्री में, पूरी कंट्री में मिलते हैं, हर बायोजोग्राफिक जोन के अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसकी 62 स्पीशीज़ है इंडिया के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 62 स्पीशीज़ हैं, 62 प्रजातियां हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है पूरी कंट्री में कहीं ना कहीं मिलेगी। ठीक है, तो फिर ये जहरीली भी नहीं होती, ऐसा यहाँ पे बोला गया। और इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसी बॉडी शेप होती है। लॉन्ग बॉडी होती है, स्मॉल लेग्स होते हैं, स्मॉल होती है, और नो लेग्स होते हैं, कोई लेग्स वगैरह नहीं होते। और आप कह सकते हो नेक वगैरह भी यहाँ पर नहीं होती है ना। ग्लॉसी स्केल्स, जो स्किन्स होती है वो कॉमन रेप्टाइल्स की तरह होती है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखोगे। और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए, ये एक इन्वर्टिब्रेट एनिमल है। इन्वर्टिब्रेट एनिमल है यानी कि जिसके बैकबोन नहीं होती। बैकबोन नहीं होती वो हमारा इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये भी बताया गया, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने ये भी रिवील करा जो इंडिया है वहाँ पे 62 स्पीशीज़ होती हैं स्किंक की, है ना। और अगर हम बात करें इसमें, तो जो 57% है वो सारी की सारी जो स्किंक है वो इंडिया में फाउंड करी जाती है। ठीक है, इसकी 62 स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन जो 57% है वो सारी की सारी इंडिया के अंदर है। ओके, तो इसके बारे में एक कहावत भी कही जाती है, आप लोगों को अगर पता हो। एक फैक्ट है, फैक्ट जिसे हम लोग कहते हैं अमेजिंग फैक्ट है वो इसके बारे में। वो क्या है कि जो ये स्किंक है, ये आंख बंद करने के बाद भी देख सकते हैं, है ना। ये आपको पता होगा या नहीं पता होगा, पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, लेकिन रियल में है। आप सर्च करके देखना, लेकिन रियल में ये बात कही गई है। और रियल में काफ़ी सारे जो है हमारे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये बात देखी है कि जो ये स्किंक है ये आंख बंद करने के बाद भी देख सकते हैं, है ना।
तो चलो इसके बारे में हमने कवर किया, स्किंक के बारे में, स्किंक की जो कितनी स्पीशीज़ हैं इंडिया में, और यहाँ पर ये सारी बातें हमने कर ली। नाउ आगे बढ़ते हैं और आते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। ये ऐसे ही निकालते हैं पेज नंबर 2। पेज नंबर 3 के ऊपर आते हैं। यहाँ पर आप लोग को इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिखेगा ये वाला। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों है, ये इसके बारे में मैं लगातार 4 दिन से डिस्कस करता आ रहा हूँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। इस वजह से मैंने आज यहाँ पर हल्का रखा है इस आर्टिकल को, इसमें मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा ये। तो अभी हमें क्या दिखा है, स्लाइटली इंप्रूवमेंट दिखा है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर, यानी कि जो हवा है तो उसकी थोड़ी बहुत क्वालिटी हम लोग को इम्प्रूव होती हुई दिखी है दिल्ली के अंदर। हालांकि अभी तो थोड़े दिन पहले जो हवा थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड थी, लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई है। अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है इसके थ्रू ये पता लगाया जाता है कि जो हवा है, जो भी एयर है उसकी कैसी क्वालिटी है। ठीक है, इसके थ्रू पता लगाया जाता है। और अगर कोई यहाँ पे पॉल्यूटेड एयर होगी, यहाँ पे मतलब कि इसके अंदर प्रदूषण होगा, पॉल्यूटेड एयर होगी, तो ये उसके अंदर 8 पॉल्यूटेंट गैसेस होती हैं, आपको पता होगा। 8 पॉल्यूटेंट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, हमने डेली पढ़ रखा है इसे भी। साथ ही साथ जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कैसे पता लगाती है कि जो एयर है, मतलब कि हम लोगों को कैसे बताती है कि जो एयर है वो अच्छी क्वालिटी की है या बुरी क्वालिटी की है। तो उसने इंडिकेशन दे रखे हैं, एक जैसे कि ग्रीन कलर और थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर, उसके बाद पिंक कलर, येलो कलर, रेड कलर और डार्क रेड कलर। इस तरीके से उसने इंडिकेशन दे रखा है। अगर ग्रीन कलर होगा तो जो हवा है वो नॉर्मल है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, मेरे ऊपर, है ना। अगर हम लोग जाएंगे बाहर तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा डार्क ग्रीन हो जाता है तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ने लगेगा, हम लोगों को ब्रीथिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी। उसके बाद येलो कलर आएगा तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। और ऐसे ही चलते चलते अगर हम रेड कलर की हो जाती है एयर, यानी कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड कलर का इंडिकेशन देता है एयर को, तो आप समझ लो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हवा है आपके लिए या किसी के लिए भी। हार्ट डिजीजेज उससे हो सकती हैं, लंग डिजीजेज उससे हो सकती हैं, काफ़ी सारी बीमारियां उससे बॉडी के अंदर हो सकती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट था इस पूरे के पूरे आर्टिकल के अंदर, वो क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। चलो हमने इसको भी कवर कर लिया। और अगर डिटेल में जाना है इसके बारे में, मतलब कि जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं यहाँ पर, ये आपको थियोरिटिकल यानी सारा का सारा राइटिंग में चाहिए, तो वो आप नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाओ और वहाँ से आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, नाउ आते हैं पेज नंबर 4 के ऊपर। पेज नंबर 4 पे आप लोगों को एक छोटा सा आर्टिकल और दिखेगा। ये आर्टिकल खैर आप कहोगे क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन यार एक छोटी सी चीज़ की वजह से ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, एमपी हूच ट्रेजेडी देखने को मिली है। हूच, यहाँ पे ये जो वर्ड हूच है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बताऊंगा हूच क्या होता है। हालांकि हमने 1 महीने पहले हूच के बारे में आर्टिकल आया था, पंजाब में काफ़ी सारे 100 से ज़्यादा लोग मर गए थे ये हूच हूच की वजह से, है ना। अब बीमारी मत समझना, ये बीमारी नहीं है ये है एक इलिसिट लिकर, यानी अवैध तरीके से जो दारू बनाई जाती है ना वो, ठीक है, जिसकी वजह से जो है शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं और लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो पंजाब में हमने रिसेंटली अभी 1 महीने पहले न्यूज़ कवर करी थी कि वहाँ पे 100 लोगों से ज़्यादा की मौतें हो गई हैं, उन्होंने हूच को कंज्यूम करा था। तो ऐसे ही यहाँ पर फिर से एक ट्रेजेडी देखने को मिली है। तो अब यहाँ पर आर्टिकल हम कवर करते हैं। आर्टिकल यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे लिए हूच के बारे में कवर करना। ये है क्या, तो चलो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये यूपीएससी है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हूच के बारे में कवर करें, व्हाट इज हूच। अब इसके बारे में पहले हम लोग जान लें अल्कोहल क्या होता है। इससे पहले हम लोग जाने अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल एक ब्रिवरेजेस होती है जो कि छान वगैरह के बनाई जाती है, छान वान के बनाई जाती है, शुगरी और स्टार्ची सब्सटेंसेस उसको, है ना। फिर उसके बाद उसमें डिस्टिलेशन करा जाता है ताकि जो अल्कोहलिक कंसनट्रेशन है वो जाके बढ़ सके, है ना। फिर उसके बाद जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं इसके अंदर, इथाइल अल्कोहल और जो है इथानॉल, ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं उसके अंदर। लेकिन अभी यहाँ पर जो हमारी एग्जैक्टली बात होनी है वो हूच की बात होनी है। हूच क्या होती है, हमारी इलिसिट लिकर जो अवैध तरीके से बनाई जाती है। ये एक अल्कोहलिक बिवरेज है जो कि अनलाइसेंस्ड कंडीशन से बनाई जाती है, किसी के पास लाइसेंस वगैरह नहीं होता है इसका बनाने के लिए, ठीक है। और सब स्टैंडर्ड ये रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और कुछ केमिकल्स वगैरह भी इसके अंदर मिला देते हैं, ठीक है। कुछ केमिकल्स वगैरह मिला के दारू बनाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है किसी भी इंसान के लिए। ओके, और ये जो टर्म है हूच है, ये पॉपुलर स्लैंग वर्ड है इलिसिट लिकर का, तो इसे याद रखना। और ये इसे पॉइजनस क्यों बना देता है, यहाँ पे क्या चीज़ है जो इसे जहरीली बना देती है, क्या चीज़ इसके अंदर मिला देते हैं जो इसे जहरीली बना देती है, वो है मिथानॉल और मिथाइल अल्कोहल। मिथानॉल और मिथाइल अल्कोहल इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। और वो जो है मिथाइल अल्कोहल और मिथानॉल ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है हमारे शरीर के लिए। और आप समझ सकते हो जो ये भी कंज्यूम करेगा वो यहाँ पर
जो है काफ़ी सारी सिचुएशन से गुजर सकता है। देखोगे इनफैक्ट क्या बोला गया, जो मिथाइल अल्कोहल है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक, काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है। अगर आपने 10 ml पी लिया तो उसके बाद आपको कुछ दिखाई देना बंद हो जाएगा। अगर 30 ml पी लिया तो 10 से 3 घंटे में जो है डेथ हो जाएगी किसी भी पर्सन की, अगर जिसने कंज्यूम कर लिया। तो आप समझ ही सकते हो कितनी ज़्यादा खतरनाक है। ये सारी चीज़ें अगर इसके अंदर मिलाई जाती हैं तो इसी वजह से जो है डेथ वगैरह देखी जाती है। तो आप हूच के बारे में पढ़ना, आप समझ लिया आपने कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप लोग इस आर्टिकल को स्किप कर देते हैं। अरे बहुत से जो बच्चे हैं वो ये ऐसा क्या मतलब कि बार बार वो मैसेज करते हैं कि ये वाला आर्टिकल कवर नहीं किया, ये वाला आर्टिकल कवर नहीं किया। भाई वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं होते। कल के न्यूज़पेपर में बहुत से बच्चे कह रहे थे कि ऊपर जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आर्टिकल हमने कवर किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो छोटे छोटे आर्टिकल्स थे, नीचे कॉर्नर वाला आर्टिकल था, भाई वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है, उसको आप स्किप कर सकते हो, तभी तो मैं उसे हाईलाइट नहीं करा मैंने। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। हूच जो हमारी लिकर है इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर कोई मिथाइल अल्कोहल यहाँ पे कंज्यूम कर लेता है तो उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए हम लोगों को इथाइल अल्कोहल और फॉर्मपिजोल। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे एंटीडोट की तरह तो ये जो आप कह सकते हो हमारी बॉडी में मिथाइल अल्कोहल है वो पास हो जाएगा यूरिन के थ्रू। तो क्या होगा, इससे जान बच सकती है। ओके, इसका ट्रीटमेंट भी आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को छोटा सा ये एक आर्टिकल दिखेगा और ये भी एक अच्छा आर्टिकल है। चलो इसको हम लोग जूम करते हैं, अब देखते हैं ये आर्टिकल बेसिकली किस चीज़ के बारे में। अभी आपको देखो, आपको पता नहीं पता हो या ना पता हो इसके बारे में। देखो एनएचआरसी क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसने वॉर्न करा ओडिशा के ऑफिशियल्स को। क्यों? क्योंकि उन लोगों की इतनी लापरवाही देखने को मिली कि उन्होंने रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया। रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस देखने को मिले, यानी कि मान लो किसी पर्सन को कुछ हुआ है तो वो हॉस्पिटल गया है, अब उसे खून चाहिए तो उन्होंने गलत खून चढ़ा दिया। और गलत खून किस तरीके का पता है, जो कि खुद पहले से ही वायरस से इन्फेक्टेड हो, यानी कि एचआईवी से इन्फेक्टेड खून चढ़ा दिया किसी को। अभी जो यहाँ पे न्यूज़ में है वो एचआईवी इन्फेक्टेड खून जो है उसमें ट्रांसफ्यूज कर दिया है किसी बॉडी के अंदर। ओके, और ऐसे ही पहले भी केसेस देखने को मिले थे। पहले भी जो एक यहाँ पर केसेस देखने को मिला, एक 70 ईयर का 70 ईयर ओल्ड का पर्सन था, ठीक है, जिनकी यहाँ पे सर्जरी वगैरह हुई थी, तो उन्हें भी जो ट्रांसफ्यूज करा गया फुल जो ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज करा गया, और पता है उस ब्लड में हेपेटाइटिस सी वायरस था। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा लापरवाही हो रही है ना। तो इसको देखते हुए एनएचआरसी ने वॉर्न किया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने वॉर्न किया है ओडिशा ऑफिशियल्स को कि भाई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो अब आपको कवर करना है यहाँ पे एनएचआरसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके यूपीएससी के लिए। तो एनएचआरसी के बारे में बात करें तो ये आपके लिए कहाँ से आ सकता है, जनरल स्टडीज पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। तो जो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी है जो कि 12 अक्टूबर 1993 को लाई गई थी, और जिसका काम क्या है, मेनली आप नाम से समझ गए होंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो जो आप और मैं हैं, हमारे कुछ राइट्स हैं जो संविधान ने दे रखे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का ये काम करती है। ओके, जैसे कि रेटिंग राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, ये सारे जो हमारे पास राइट्स हैं तो इनको प्रोटेक्ट कौन करता है, एनएचआरसी प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या काम है एनएचआरसी का, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द ह्यूमन। ओके, उसके बाद एजेंसीज वगैरह के यहाँ पे बारे में बताया गया है। इसका कुछ जनरल नेचर, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इस समय जस्टिस कौन है, एच एल दत्तू इसके जस्टिस हैं, ठीक है। और यहाँ पर चेयरमैन वगैरह कौन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, नाउ सॉरी, इसके यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव हैं वो हैं एच एल दत्तू, ठीक है। जो चेयरमैन है वो जयदीप गोविंद है, सॉरी सेक्रेटरी जनरल। ओके, तो यहाँ पर हमने इसे भी पूरा किया, एनएचआरसी को देख लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे और आते हैं एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल हाई पे आएंगे हम लोग लास्ट में, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग रोज़ाना कवर करते हैं, लास्ट में एडिटोरियल पे आएंगे और इंटरेस्टिंग वे में एडिटोरियल अपना कवर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं और आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है एनआईए, ठीक है। ये मैंने इसलिए नहीं बताया है अभी यहाँ पर, जो है आप लोगों को बताना है इसके बारे में। एनआईए फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। इसका क्या काम है आप लोग फिर से बताओगे, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों से एनजीटी के बारे में पूछता हूँ ना, आज एनजीटी के ऊपर पूरा का पूरा एडिटोरियल आया है। इस तरीके से एनआईए के ऊपर पहले ही पूरा का पूरा एडिटोरियल आ चुका है 2 महीने पहले। तो छोटी छोटी बॉडीज़ हैं, बहुत काम की बॉडीज़ हैं, तो आपको एनआईए के बारे में बताना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का इस्टेब्लिशमेंट, साथ ही साथ एम क्या है इसका, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं पूछता, यही चीज़ पूछता हूँ जो कि मैंने पढ़ा रखी है, तो आप लोग ईजिली से बता सकते हो कि सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ पेज नंबर 10 के ऊपर आए तो पेज नंबर 10 पे आप लोगों को ये आर्टिकल दिखेगा। तो इस आर्टिकल में बेसिकली क्या बात हो रही है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये पता हो कि जो
हम लोग इम्यूनिटी के आज के टाइम पे जो कोविड-19 चल रहा है इसके लिए हम लोग इम्यूनिटी के पीछे भाग रहे हैं सब लोग कि भाई हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लें, क्योंकि किसी भी पर्सन की अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो किसी भी डिजीज से किसी भी रोग से लड़ सकता है, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पर आयुर्वेदा सप्लीमेंट्स जो हैं अभी टेस्टिंग वगैरह इनकी नहीं हुई है कि ये इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे नन ऑफ देम विल बी फुल्ली टेस्टेड फॉर देयर एफिशिएंसी इन कोविड-19 मैनेजमेंट, यानी कि जो भी आयुर्वेदा सप्लीमेंट्स हैं वो अभी भी पूरी तरह से टेस्ट नहीं करे गए हैं जो कि कोविड-19 को मैनेज कर सकें। हालांकि तब भी पता है क्या देखा गया, जो डिमांड है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दी। लॉकडाउन में बहुत ही तेज़ी से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी। और पता है सबसे ज़्यादा कौन से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी? च्यवनप्राश की, जो आप देख रहे हो यहाँ पर सामने काउंटर में लगा हुआ है। च्यवनप्राश की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी। हालांकि ये सारी चीज़ें अभी प्रूवन नहीं है कि यहाँ पे कोविड-19 को मैनेज करेंगी, तो आर्टिकल में बेसिकली ये बोला गया है। ओके, बस आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिखेगा, यहाँ पे ये बोला जा रहा है पोस्ट लॉकडाउन के बाद सिचुएशन, पोस्ट लॉकडाउन के बाद सिचुएशन जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी। हालांकि जहाँ पहले काम कर रहे थे पहले अच्छी खासी गाड़ी चल रही थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद सब कुछ बंद हो गया। उसके बाद जो है क्या सिचुएशन हो चुकी है आज लोगों की, अपने काम पे नहीं जा पा रहा है क्योंकि जॉब्स छूट रखी हैं, सैलरीज नहीं है उन लोगों के पास क्योंकि उनकी सैलरीज वगैरह नहीं देने से मना कर दिया कंपनीज वालों ने। तो इस समय बहुत बुरी हालत हो चुकी है लोगों की, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। नाउ अब चलते हैं हम लोग वापस अपने एडिटोरियल्स के ऊपर, है ना। आगे चलते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे अभी एडिटोरियल्स को। सबसे पहले हम लोग पेज नंबर 7 पे कवर करते हैं। हालांकि इस वाले आर्टिकल को मैंने परसों के न्यूज़ एनालिसिस में कवर किया है। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना है इस वाले आर्टिकल के बारे में तो परसों का न्यूज़ एनालिसिस, ठीक है, परसों परसों वाले न्यूज़ एनालिसिस पे चले जाओ और इसे ज़रूर देखना इस आर्टिकल को, तभी आपको समझ में आने वाला है। ये आर्टिकल डिटेल में आजकल आप समझ लो ये इम्पॉर्टेंट हो चुका है। ये लगातार 3-4 दिन से आ रहा है और आने वाले टाइम में अभी आएगा काफ़ी दिन तक। ये बेसिकली है किस चीज़ के बारे में, अभी चलो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ओके, सबसे पहले हम लोग लेते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम को। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं आज के टाइम पे कौन? मोहन जगन रेड्डी। ठीक है, मोहन जगन रेड्डी कह देता हूँ, यहाँ पर आर लिख दे रहा हूँ, मोहन रेड्डी नाम लूँगा मैं। ठीक है, और इससे पहले एक सीएम थे, ठीक है, इससे पहले सीएम थे, वो कौन थे? चंद्र नायडू बाबू। ठीक है, सी भी लिख दे रहा हूँ। और ये जो टसल चल रहा है किस किस के बीच में चल रहा है, यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं एन वी रमन। एन वी रमन ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ओके, 3 पर्सनैलिटी आ चुकी हैं। आंध्र प्रदेश के आज के टाइम पे सीएम कौन है? जगन रेड्डी। पहले कौन थे? चंद्रबाबू नायडू। इलेक्शन हुए 2019 में और यहाँ पे बदल गई, ठीक है, सीएम बदल गए। उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? एक एन वी रमन। अब यहाँ पर एक और कोई रोल में है, वो है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट यहाँ पे ये भी पिक्चर में है। अब देखो बेसिकली बात क्या हो रही है। अब जो हमारे पहले वाले सीएम थे, पहले वाले सीएम फॉर्मर सीएम थे जो चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने क्या करा था, ये चाहते थे कि जो आंध्र प्रदेश है उसकी कैपिटल बने अमरावती। अमरावती कैपिटल बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारी ज़मीन वगैरह ले रखी थी, है ना, जो काफ़ी सारी ज़मीन वगैरह को कर लिया था कि हाँ इसके ऊपर कैपिटल बनाई जाएगी। लेकिन उसके बाद जो है इनकी सरकार बदल गई। अब इनकी सरकार बदल गई, इनका पत्ता कट। ठीक है, अब कौन आ गए? हमारे आ गए मोहन जगन रेड्डी। 2019 में इनकी सरकार बदल गई तो आ गए ये मोहन जगन रेड्डी। अब ये जो है क्या ये वो काम करेंगे जो इन्होंने करा था? कभी नहीं करेगा। जो सरकार आएगी आज के टाइम पे और जो पहले वाली सरकार होगी वो पहले वाली सरकार का काम करेगी बना हुआ? नहीं करेगी। तो इन्होंने क्या करा, ये अमरावती वाला प्लान तो इनका एक तरीके से कैंसिल तो नहीं करा बट इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी। इन्होंने क्या बोला, आज के टाइम वाले सीएम ने क्या बोला कि भाई जो ये प्लान है आपका अमरावती कैपिटल बनाने का, ये तो चलो पूरा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश की एक कैपिटल नहीं होगी, आंध्र प्रदेश की होंगी 3 कैपिटल। ठीक है, इन्होंने बोल दिया आंध्र प्रदेश की होंगी 3 कैपिटल, विशाखापट्टनम, कुरूल और आंध्र प्रदेश कह रहा हूँ, सॉरी, अमरावती। ठीक है, यहाँ पर ये 3 कैपिटल होंगी। इन्होंने बोला कि एक कैपिटल नहीं होंगी, 3 कैपिटल होंगी। अब ये जो इनका सपना है 3 कैपिटल बनाने का, ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि जो हाई कोर्ट है ये अप्रूव ही नहीं कर रहा इस चीज़ को। अप्रूव नहीं कर रहा हाई कोर्ट इस चीज़ को। क्यों नहीं कर रहा? पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं कर रहा है। तो हाई कोर्ट जो है इन चीज़ों को अप्रूव नहीं कर रहा, बार बार जो है स्टे ऑर्डर कम से कम 100 ऑर्डर पास कर चुका जो है, ये इसको अप्रूव नहीं कर रहा। अब ये हो गए परेशान। अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने जो है कंप्लेंट लिख दी। इन्होंने कंप्लेंट लिख दी किसको?
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बॉब्डे साहब को। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? बॉब्डे साहब। इन्होंने कंप्लेंट लिख दी बॉब्डे साहब को। ठीक है, अब कंप्लेंट के अंदर क्या क्या बोला? कंप्लेंट के अंदर बोला कि मेरा ये सपना ये पूरा नहीं हो पा रहा है। ये यहाँ पे सपना नहीं कह सकते एक तरीके से, जो मैं आंध्र प्रदेश के लिए 3 कैपिटल बनाना चाहता हूँ वो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं इसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे हाई कोर्ट के जजेस का हाथ तो है ही है, लेकिन उसके पीछे ये पिछले वाले सीएम का हाथ है, और साथ ही साथ एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं एनवी रमन, उनका भी हाथ है। ये याद रखना, ये सीनियर मोस्ट जज हैं, ये आने वाले टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। बॉब्डे साहब के बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ओके, तो इन्होंने जो है कंप्लेंट के अंदर ये बोल दिया। अब ये कैसे बोला इन्होंने बोला कि ये सपना यहाँ पे ये जो मैं कैपिटल बना रहा हूँ ये पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये जो चंद्रबाबू नायडू हैं जो हमारे फॉर्मर सीएम है, इनका हाथ है। और ऐसा लगता है कि इन्होंने जो है अलग तरीके से ये जो आप कह सकते हो जो लैंड वगैरह वो कैप्चर कर रखा है। यहाँ पे जो लैंड वगैरह है इसको एक्विजिशन कर रखा है, इस लैंड वगैरह को इन्होंने अपने लिए अपने नाम में कर रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ इनको भी बोला कि जो जज हैं इन्होंने भी अपना जो लैंड वगैरह है इन्होंने भी अपने नाम में कर रखा है, जो यहाँ पर कैपिटल वगैरह बनानी है। ठीक है, तो जो लैंड है उसको एक्विजिशन कर रखा है इन दोनों ने मिलकर। ठीक है, और इनके जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं एनवी रमना, इनके रिलेटिव्स वालों ने भी क्या कर रखा है, उस लैंड का एक्विजिशन कर रखा है। ओके, नाउ अब क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा घिचपिड़ हो गई थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे साफ कर दिया ऐसे। जो आज के टाइम पे हमारे सीएम है कौन? मोहन जगन रेड्डी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कंप्लेंट के अंदर कि ये अप्रूव क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इन दोनों ने लैंड कवर कर रखी है ना, इस वजह से इन दोनों ने लैंड का एक्विजिशन कर रखा है। अब यहाँ पे ये हाई कोर्ट क्यों नहीं, जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है ये क्यों नहीं पास कर रहा? क्योंकि जो हाई कोर्ट के अंदर जजेस हैं वो पता है अपॉइंट किसके द्वारा करे गए थे? ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं एनवी रमन, इनके द्वारा। आपको पता है हमारे संविधान में कॉलेजियम सिस्टम है ना, कॉलेजियम सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो क्या करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो इसमें भी यही हुआ कि जो ये इन्होंने अपॉइंट कर रखा था जज को, तो ये जो जज हैं वो इनके फेवर में होंगे। ठीक है, और जो पहले वाले सीएम थे इनके भी फेवर, ये जो जजेस हैं इनके भी फेवर में थे। तो फिर ये जजेस जो हैं आप कह सकते हो ये तीनों का जो है जाल एक साथ चल रहा था, और इसकी वजह से जो है यहाँ पर इनका काम नहीं हो पा रहा था, जो कि ये 3 कैपिटल बनाना चाह रहे थे आंध्र प्रदेश की। तो इन्होंने कंप्लेंट सेंड करी किसे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और वो कंप्लेंट में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पर आर्टिकल पता है किसके द्वारा लिखा गया है, जिन पे अभी यहाँ पर रिसेंटली ये न्यूज़ में थे, सभी को पता होगा, प्रशांत भूषण साहब। ये भी न्यूज़ में थे, आपको पता है, 1 रुपये का फाइन वगैरह भरा था इन्होंने, है ना। अब यहाँ पर इनके द्वारा ये बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए। इनके द्वारा बोला जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई स्टेप ऐसा नहीं उठाने वाला, हालांकि किसी रिटायर्ड जज को लेना चाहिए। कोई रिटायर्ड जज ही यहाँ पर ये काम उठा सकता है। रिटायर्ड जज ही यहाँ पर एबल है, वही सक्षम है कि इसके ऊपर रिक्वायर्ड एक इंक्वायरी कर सके, एक ज़बरदस्त इंक्वायरी कर सके, और उसके बाद स्टेप उठाए। ठीक है, ये पूरा का पूरा केस मैंने समझा दिया, आप पढ़ोगे, इतना टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। पूरा का पूरा मैंने केस आप लोगों को यहीं पे ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बात करने को मिलेगी कि जो पुलिस हैं, पुलिस के जो वर्क हो रहे हैं आजकल के टाइम पे, उसके अंदर बदलाव करे जाएं, पुलिस के अंदर बदलाव करे जाएं। पुलिस जो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो बॉडीज़ हैं इन सब चीज़ से रिलेटेड, उन सब के अंदर बदलाव लाए जाएं। क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है जो कि पुलिस वाले गलत कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला था एक तूतुकुड़ी में, है ना, तूतुकुड़ी में फादर और सन की डेथ हो गई थी, फादर और सन की डेथ हो गई थी। इन पुलिस वालों ने टॉर्चर करा कि वो लोग बेचारे दोनों मर गए। उसके बाद अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड से रिलेटेड आपको ये केस पता होगा, रेसिज्म को लेकर यहाँ पे पता चला कि पुलिस वाले ने दबा कर मार दिया था उसे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को एक और केस देखने को मिला अभी रिसेंटली, कुछ 1 महीने पहले यहाँ पर देखने को मिला है कि जो दलित कपल हैं ये मारे गए पुलिस के द्वारा। पुलिस ने इन्होंने खूब मारा है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आर्टिकल आया कि भाई ये बार बार ये केसेस आ रहे हैं, बार बार ये पुलिस यही काम दोहरा रही है इतना कुछ होने के बाद। ठीक है, तो पुलिस के अंदर बदलाव लाए जाएं, पुलिस रिफॉर्म्स लाए जाएं। ओके, इसके अंदर कुछ चेंज लाए जाएं। तो ये पुलिस रिफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं अब आपको यहाँ पर ये जानना है। ठीक है, यहाँ पर जो ये आर्टिकल है इसके अंदर पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में नहीं बताया गया है कि क्या क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए, चाहे आप पढ़ के देख लेना। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको अलग से पोस्ट करके दे दिया आंसर कि पुलिस रिफॉर्म्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे लाने चाहिए, और यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। हालांकि ये हमारा आर्टिकल जो है इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडियन क्रिमिनल जस्टिस जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि आज के टाइम में
क्या क्या इश्यूज हैं जो कि पुलिस के फंक्शन करने से रोकते हैं, यानी कि जो पुलिस का काम है उसको करने से अगर रोकता है तो आजकल क्या क्या जो है इश्यूज वगैरह हैं। पुलिस को काम करने से कौन रोकते हैं आजकल, जो है पॉलिटिक्स वगैरह, जो नेता वगैरह हैं, पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन नेता वगैरह हैं, जो कि जिनके द्वारा यहाँ पे ये लोग काम नहीं कर पाते हैं, है ना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा कि पुलिस के ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो उनके ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप हिसाब लगाओगे तो फिर हर 1 लाख पर्सन के ऊपर, हर 1 लाख पर्सन के ऊपर 181 पुलिस वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि कितने कम लोग हैं। तो बर्डन इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नीड टू सेट पुलिस अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पर और क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि पुलिस अपनी फंक्शन क्यों नहीं कर पाती अपना वर्क। तो आप देखने को मिलेगा उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स वगैरह, अनवारंटेड अरेस्ट, अनलॉफुल सर्चेस, टॉर्चर्स, कस्टोडियल रैप्स, ये सारी चीज़ें भी उनके लिए देखी जाती है। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो लैक ऑफ रिसोर्सेज वगैरह, यहाँ पे जो कैग की जो ऑडिट्स वगैरह इन्होंने ये सारी चीज़ें देखी कि पुलिस वालों के पास आजकल के टाइम पे इतने वेपन्स वगैरह नहीं है, और जो फोर्सेस वगैरह हैं उनके पास इतने व्हीकल्स वगैरह भी नहीं है। तो आजकल टाइम पे तो पुलिस है वो ये सारी चीज़ें, यानी कि जो पुलिस है, पुलिस के फंक्शन करने में जो काम है, यानी कि पुलिस को अगर काम करने से रोक रही है तो ये सारी चीज़ें उनके पे बाधाएं आ रही हैं। लेकिन अब इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले कर्बिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी जो ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो भी पॉलिटिकल नेता हैं इतने क्राइम करते रहते हैं और पुलिस को जो है आप कह सकते हो दबा देते हैं, और पुलिस भी फिर क्या करती है, हाँ चलो उनके क्राइम वगैरह को दबा देती है। तो सबसे पहले क्या करा जाए, जो ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है इसको ख़त्म करा जाए। तो जड़ को ख़त्म करेंगे, अगर हम जड़ से ख़त्म करेंगे चीज़ें तो ज़्यादा अच्छा है ना। उसके बाद जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसको हम लोगों को नया करना पड़ेगा। ऐसी अच्छी अच्छी हम लोगों को कमिटीज़ लानी पड़ेंगी। अगर हम कमिटी को लेकर आएँ और जो है काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से निपटाएं तो हम लोग कर सकते हैं। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को उसे नया करना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों जो भी विक्टिम वगैरह है, जो भी यहाँ पर जिसके साथ ये घटना घटती है, तो उसको, जो उसकी फैमिली है उसको एक कंपनसेशन दिया जाए, है ना। उसको कंपनसेशन वगैरह दिया जाए। एक सेपरेट अथॉरिटी बनाई जाए नेशनल लेवल पे, जो कि कंट्री की सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखे, कंट्री की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करे। और इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटीज़ बनाई जाएं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करे कि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी हो जो कि किसी की ना सुने। जो भी कंप्लेंट हो जाकर वहाँ पे उस इंडिपेंडेंट अथॉरिटी भी हो, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप उठा सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स वगैरह ला सकते हैं, और यहाँ पर इस चीज़ में सुधार हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और बोला गया कि आपको यहाँ पे दिखेगा जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स थे वो भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस थे वो क्या डायरेक्शंस थे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रकाश सिंह केस में, जो 2006 में केस हुआ था, वहाँ पे एक डायरेक्शंस दिए थे कि पुलिस रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। और पुलिस में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, आप लोग इस पिक्चर में देखो, ये जो रिफॉर्म्स हैं ये सारे पुलिस रिफॉर्म्स हैं। इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जैसे कि एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनानी चाहिए, और 2 ईयर का टेन्योर रखना चाहिए किसी भी डीजीपी का। एसपीओ चाहे एसएचओ, इनका 2 ईयर का टर्म रखना चाहिए, है ना। कोई सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, और यहाँ पर सेटअप पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड को सेटअप करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें जो है हम अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम एक तरीके से पुलिस रिफॉर्म्स को ला पाएंगे, और यहाँ पर इसके अंदर चेंजेस आ पाएंगे, बदलाव आ पाएंगे। तो हम लोगों को ये सारे स्टेप उठाने हैं। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये पूरा का पूरा आर्टिकल एनजीटी के बारे में है। क्यों, क्योंकि एनजीटी के हो गए हैं 10 साल पूरे। 10th एनिवर्सरी अभी मनाई गई है कल, 18 अक्टूबर को इसकी 10th एनिवर्सरी थी, 10वीं एनिवर्सरी थी एनजीटी के बारे में। तो उसी के बारे में बताया गया है किस तरीके से जो है ये इवॉल्व हुई है। तो सबसे पहले हम लोग एनजीटी के बारे में जान लेते हैं, या एनजीटी है क्या उसके बारे में, उसके बाद हम लोग इस आर्टिकल को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे जीएस पेपर 2 और 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसकी फुल फॉर्म है। ये एक्ट 2010 के तहत यहाँ पर इस बॉडी को लाया गया, और इसका काम है जितने भी हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ लाइक पॉल्यूशंस वगैरह जितने भी होते हैं, उनके अगेंस्ट ये बॉडी स्टेप उठाती है। ठीक है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, तो ये फिर उनके अगेंस्ट यहाँ पे बॉडी स्टेप उठाती है। और जो जो भी यहाँ पे करता है, जो भी राज्य में होता है, तो उनको यहाँ पे वॉर्न वगैरह करती है यहाँ पे ये जो बॉडी होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या फाइनली इसका एक तरीके से आप क्या कह सकते हो, क्या काम है इसका, जो एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट दी पॉल्यूशंस। ओके, नाउ अब ये जो बॉडी है ये कैसे इवॉल्व हुई। सबसे पहले ये आइडिया जो है 1995 में लाया गया। लॉस पे लॉस पास होते रहे। ठीक है, 1995 में जो है लॉस पास हुए, जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट करने की बात करी गई, एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल को लाने की बात करी गई, एक नेशनल एनवायरमेंट एपेलेट अथॉरिटी लाने की बात करी गई। ठीक है, ताकि जो एनवायरमेंट में चैलेंजेस आ रहे हैं उनको जो है हम लोग टैकल आउट कर पाएँ। लेकिन कुछ इतना अच्छा असर नहीं पड़ा। फिर फाइनली जो है यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेप्स उठाने के बाद जो है
जो है हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ता था, क्योंकि जो ये एनवायरमेंटल रिलेटेड जो केसेस पहले देखते थे, एनजीटी आने से पहले जो ये केसेस देखे जाते थे वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देखते थे। लेकिन फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टेप उठाने के बाद एनजीटी को फाइनली बनाया गया, एनजीटी को बॉर्न हुई है, एनजीटी का जन्म हुआ, एनजीटी को लाया गया। इससे क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके ऊपर भी जो है बर्डन कम पड़ने लगा, क्योंकि वही सारे केस देखते थे। अब क्या होगा, एनजीटी सारे केस देखेगी, जितने भी एनवायरमेंटल रिलेटेड हमारे केसेस होंगे। अगर हम लोग देखें तो एनजीटी ने खूब तगड़ा काम किया स्टार्टिंग में आते ही। तो आप देख सकते हो क्या क्या काम किया। प्रोटेक्टेड वास्ट एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट करा। साथ ही साथ जो पॉल्यूटिंग कंस्ट्रक्टेड एक्टिविटीज़ है उन सबको कंट्रोल करा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करा उसने। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर देखोगे एक चेंज आया। चेंज किस तरीके का आया, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर ये चेंज कर दिया। जैसे कि अभी राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप देखोगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन में हम लोग को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं प्रोवाइड होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे। वैसे यहाँ पर हमारा कुछ हाल एनजीटी का भी देखने को मिल रहा है कि एनजीटी के लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या अटैम्प्ट मारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोशिश करी कि जो अपॉइंटमेंट है एनजीटी के लिए, एनजीटी या फिर अदर ट्रिब्यूनल्स के लिए जो अपॉइंटमेंट होता है उसको कम करने की बात करी गई, उसको रिड्यूस करने की बात करी गई। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो अभी आप यहाँ पर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट तक जो ये केस पहुंचा है वो किस तरीके से पहुंचाया गया। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि एनजीटी के अंदर अब कोई अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं होगा, ठीक है, तो फिर क्या हो गया, ये चैलेंज करा गया। जो ऑथर हैं, ये जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, ये चैलेंज करा गया ये काम सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा गया, और पता है किसके थ्रू लेके जाया गया, एक एमिकस क्यूरी के थ्रू। यानी कि द रिनोन्ड सीनियर एडवोकेट, एक सीनियर एडवोकेट है मोहन प्रशासरन। तो इनको यहाँ पर वॉज कॉल्ड अपॉन टू असिस्ट द बेंच, इनको बुलाया गया कि भाई वो बेंच वगैरह यहाँ पर असिस्ट करें और फिर उसके बाद ये केस लेकर चलें। तो ये केस एमिकस क्यूरी के थ्रू लेके गया। अब ये एमिकस क्यूरी एक फंडा है, यहाँ पे एक यूज़ होता है हमारे आप कह सकते हो लॉ में। किस तरीके से मैं अभी आपको बताता हूँ एमिकस क्यूरी के बारे में। ओके, एक छोटा सा वर्ड था ये, तो फिर ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, जीएस2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एमिकस क्यूरी अगर हम ब्रीफ में देखें, इसे हम लोग फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कहते हैं, यानी कि कोर्ट का दोस्त। ठीक है, आर ऑफन कॉल्ड फाइल्ड इन एपेलेट केसेस हर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीज़ें फॉलो अप होती हैं। अब जो ये एमिकस क्यूरी है, यानी कि जो कोर्ट का दोस्त है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है, ये क्या करता है, हेल्पफुल गाइडेंस प्रोवाइड करता है कोर्ट को। कोर्ट को अगर दोस्त है कोर्ट का तो उसे कुछ ना कुछ गाइडेंस देगा, तो गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करवाता है। जो भी रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पड़ रहे हैं या फिर उसके डिसीजंस वगैरह कैसे लिए जाएं, ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करवाई जाती हैं इस एमिकस क्यूरी के थ्रू कोर्ट्स को। अब जब कोर्ट में पहुंचा तो फिर क्या हुआ, ये रूल्स वगैरह क्या करे गए, वर अल्टीमेटली सस्पेंड कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो आप कह सकते हो की चैलेंजेस थे वो ऐसे ही थे, और बोला गया जो एनजीटी है वो फोकस करे अपने गवर्नेंस इश्यूज़ के ऊपर। ठीक है, अब जो ज़्यादा फोकस ना करे जो गवर्नेंस इश्यूज़ हो रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें, जो काम दिया है वो ज़्यादातर एनजीटी अपना काम करे। तो ये आप देख सकते हो उसका पूरा का पूरा ये क्या क्या बोला गया, किस तरीके से इवॉल्व हुआ। ठीक है, शुरू में आके क्या धाकड़ मचाया, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने आके यहाँ पर जो है टांग अड़ा दिया, फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या सुना दिया कि भाई जो अपना काम है वो करो, ज़्यादा गवर्नेंस इश्यूज़ के अंदर मत आओ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई फाइनली। नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिखेगा, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो 2020 की रिपोर्ट आई है उसके बारे में बताया है। इसके बारे में मैंने पूरी की पूरी एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप लोग जाओ चैनल पर लिंक कह रहा हूँ सॉरी, चैनल पे क्लिक करो नीचे और जाकर आपको वहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के नाम से, उसे जाकर ज़रूर देखना। वो 5 मिनट की वीडियो है, आपको इस आर्टिकल से ज़्यादा ही वहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, इस आर्टिकल में कम बातें हैं लेकिन उस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वो 5 मिनट की वीडियो को जाकर ज़रूर देखो, वहाँ पर आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के बारे में सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। उसी के बारे में ये आर्टिकल है ना। उसके बारे आते हैं हम लोग पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट पेज नंबर 6 पे ही तो हैं यार। ठीक है, ये वाला आर्टिकल है, इस वाले आर्टिकल को हम लोग बाद में टाइम मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, संडे के टाइम में हम डिस्कस करेंगे। आपके लिए दो आर्टिकल गैप चल रहा है। ठीक है, एक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी और साथ ही साथ एक ये हो जाएगा। 2 आर्टिकल का गैप चल रहा है, हम एक ही दिन किसी दिन कवर कर लेंगे। ठीक है, सारे आर्टिकल्स। अभी इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, तो इसके हम लोग बाद में कवर करेंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिखेगा, ये आर्टिकल जो अभी मैंने पेज नंबर 1 पे बताया था जीएसटी कंपनसेशन को लेकर। अभी क्या है कि जो स्टेट्स हैं और सेंटर हैं, इन दोनों में कुछ बात हो गई है और बोला गया कि जो सेंटर है, ठीक है, ये पूरा इश्यूज मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो सेंटर है वो जीएसटी कंपनसेशन पे करेगा स्टेट्स को।
ठीक है, जीएसटी कंपनसेशन पे करेगा स्टेट्स को 1.1 लाख करोड़, 1.1 लाख करोड़ रुपीस जो है पे करेगा जो सेंटर है वो स्टेट को। ठीक है, बस क्या करेगा, कुछ बोरो वगैरह करेगा और यहाँ पे सेंटर जो है हेल्प करेगा उन पैसे को बोरो करने में। ओके, तो ये सारी बातें इसके अंदर बोली गई हैं कि जो जीएसटी कंपनसेशन का गैप चल रहा था वो जो है सेंटर पे करने को तैयार है और जो स्टेट्स हैं वो भी लेने को तैयार हैं पूरी तरह से। तो अब फाइनली ये दिन आ चुका है, लेकिन अभी जो है 2.19 लाख में से 2.19 लाख करोड़ रुपीस का गैप है जो कि सेंटर को देना है स्टेट्स को। लेकिन अभी यहाँ पर कितना दे रहे हैं, 1.1 लाख करोड़ रुपीस दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पर पूरी तरह से अभी इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है, तो देखेंगे धीरे धीरे और भी पैसा कैसे कैसे दिया जाएगा। नाउ अब आ जाओ यहाँ पर पेज नंबर 1 के ऊपर। पेज नंबर 1 पे आप लोगों को हमने ये आर्टिकल अभी छोड़ा था, इस पे देखते हैं। अभी यहाँ पर क्या बात करी जा रही है, जो हमारे 15th कमीशन के चेयरमैन है एनके सिंह जी, तो इन्होंने क्या बोला कि जो ये भी शॉर्टफॉल दिया जा रहा है, यानी कि जो भी यहाँ पर कंपनसेशन, जो भी सेंटर है हमारा स्टेट्स को कंपनसेशन दे रही है, जो भी पैसा दे रही है जीएसटी का जो शॉर्टफॉल है वो सारा का सारा बोरो करके दिया जा रहा है, यानी कि पैसा उधार लेके बोरो करके दिया जा रहा है, मार्केट से उठा के दिया जा रहा है, ना कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया से दिया जा रहा है। सीएफआई से नहीं दिया जा रहा है, ये याद रखना, सीएफआई से नहीं दिया जा रहा है। सीएफआई क्या होता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चलो इसके बारे में भी कवर कर लेते हैं, ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, हम लोग अच्छी तरीके से एनालिसिस को कवर करेंगे और इसके बारे में भी कवर करेंगे, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। नाउ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखो जो सीएफआई होता है इसके अंदर ये पहले तो लाया गया आर्टिकल 266(1) के थ्रू। यहाँ पर 266(1) में इसके बारे में सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। इसमें क्या होता है, जो ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है सीएफआई, इसके अंदर जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट ने जितनी भी कमाई करी है, जितनी भी रेवेन्यूज रिसीव कराए हैं गवर्नमेंट ने, चाहे वो टैक्स के थ्रू हो चाहे वो नॉन टैक्स रेवेन्यूज हों, ये सारी चीज़ें हमारी सीएफआई के अंदर आती हैं। जो आप और हमने मिलकर टैक्स वगैरह दिया है या फिर कोई इनडायरेक्टली पैसा दिया है, वो सारा जो गवर्नमेंट के पास आया है वो सारा सीएफआई में जाता है, जो कि गवर्नमेंट हमारे डेवलपमेंट के ऊपर लगाती है, हमारे ही ऊपर लगाती है। ठीक है, तो बेसिकली इनके द्वारा ये बोला गया कि जो सीएफआई कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इसके थ्रू पैसा नहीं दिया गया है, ये सारा जो पैसा है वो वहीं पर ये सीएफआई के अंदर में जो ये पैसा दिया गया है मार्केट से बोरो करके दिया गया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। ना इसी के साथ हुआ हमारा आज का न्यूज़ एनालिसिस खत्म। और एंड में गाइज मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप यूट्यूब पर आप लोगों को एक चैनल और सर्च करना है, दीपक यादव टाइप करना पूरा पूरा, और फैक्ट्स FACTS फैक्ट्स एंड मोटिवेशन के नाम से उस चैनल को सर्च करना और जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर आपको डेली अमेजिंग फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। और ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।